हेलो एवरीवन। अब हम लोग अपना सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग फाइनली लिखने सीख रहे होंगे वीएस कोड पे। एंड उससे पहले हम लोग थोड़ा बेसिक्स कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि हम लोग किस तरह से सी को लिखते हैं। एंड मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, मैंने एक एक्स्ट्रा प्लेलिस्ट बना दिया है सी प्रोग्राम का, जिसमें कि हम लोग 300 प्लस प्रोग्राम प्रैक्टिस कर रहे होंगे। एंड अभी ऑलरेडी 10 प्रोग्राम अपलोड हो चुका है, तो अगर आप लोगों ने उसको फॉलो नहीं किया है तो जाके आप फॉलो कर सकते हो। एंड पहले तो मैंने आप सोचा था कि इसी प्लेलिस्ट में मैं प्रोग्राम और सारी चीज़ें डालता जाऊँगा, लेकिन मैंने आपको बताया था कि 300 प्लस प्रोग्राम डालना है, तो ये प्लेलिस्ट काफ़ी लंबा हो जाता है एंड काफ़ी कंफ्यूजिंग सा हो जाता कि कौन सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है एंड कौन सा क्वेश्चन है। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन से रिलेटेड एक अलग ही प्लेलिस्ट बना दिया है, जिसमें 300 प्लस प्रोग्राम आपको मिल जाएगा। आप लोग जाके उसको चेकआउट कर सकते हो एंड प्लेलिस्ट को फॉलो ज़रूर कर लेना। एंड इस प्लेलिस्ट में आप लोगों को पूरा थ्योरी कॉन्सेप्ट मिल रहा होगा, एंड उसके साथ हम लोग छोटे मोटे प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे। एंड बाकी जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं, क्वेश्चंस हैं, इवेंट डिटेक्टिंग कोड्स हैं, वो सारे हम लोग नेक्स्ट प्लेलिस्ट में, मतलब जो दूसरा प्लेलिस्ट हम लोगों का बना हुआ है उसमें हम लोग सीख रहे होंगे। तो पिछले वीडियो तक में तो हम लोगों ने टोकन्स पढ़ लिया, डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स पढ़ लिए, सेपरेटर पढ़ लिए। एंड सेपरेटर को हम लोग एक बार और डिटेल में डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर को। फिलहाल आज हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम देखेंगे। एंड इस वीडियो के बाद ये गारंटी है कि आप लोगों को सी प्रोग्राम तो लिखना आ जाएगा। इसके बाद आप लोग बेसिक सी प्रोग्राम तो लिख पा रहे होगे। तो आप लोग सबसे पहले मैं बताता हूँ कि सी प्रोग्राम में एक्चुअली में होता क्या क्या है, कितने पार्ट होते हैं इसके। तो आप लोग यहाँ सबसे पहले तो मैं एक पेन सिलेक्ट कर लूँ। यहाँ सबसे पहले हेडर फाइल होता है। एंड मैंने पहले भी एक बार बता रखा है कि इसमें हेडर फाइल होता है एंड मेन फंक्शन होता है। एंड इसमें आप लोगों को अभी दिमाग नहीं लगाना है कि हेडर फाइल क्या होता है। अगर मैं अभी बताना चालू कर दूँ कि हेडर फाइल क्या होता है, ये प्री प्रोसेसर यूनिट है, यहाँ पे हैशटैग, एंड फिर ये हेडर फाइल stdio.h, एंड और भी बहुत सारे हेडर फाइल होते हैं, mat.h, conio.h, तो बिल्कुल पक जाओगे आप लोग। इसीलिए यहाँ पे फ़िलहाल आप लोगों को अभी याद रखना है कि हम लोग अभी जितने भी बेसिक प्रोग्राम्स लिख रहे होंगे ना, सब में हेडर फाइल इंक्लूड कर रहे होंगे। एंड ये हेडर फाइल में बस कुछ फंक्शंस स्टोर होंगे जिसको कि हम लोग फर्दर प्रोग्राम में यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप लोगों को बस याद रखना है कि सबसे पहले तो हम लोग अपना हेडर फाइल लगा रहे होंगे, ठीक है। एंड ये हर प्रोग्राम में लगा रहे होंगे हम लोग हेडर फाइल लगाने के बाद ही हम लोग अपना प्रोग्राम लिख रहे होंगे। बाकी हेडर फाइल लगाओ ना लगाओ, studio.h आप लोगों को लगाना ही है, ठीक है। एंड स्पेलिंग ध्यान में रखना है, वो सारी बातें मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा प्रोग्राम लिखते समय। एंड उसके बाद आता है अपना मेन फंक्शन, जिसमें कि हम लोग इंट मेन फंक्शन लिख रहे होते हैं। अब यहाँ पे वाइड क्यों लिखा हुआ है ये सब हम लोग आगे बात करेंगे। एंड अभी तो हम लोग फिलहाल ये लिख भी नहीं रहे होंगे, बस हम लोग लिखेंगे इंट मेन फंक्शन। एंड उसके अंदर अपना ब्लॉक ऑफ कोड लिख रहे होंगे, जिसको कि हम लोग बॉडी बोलेंगे। मेन जो बॉडी होगा जिसके अंदर हम लोग कोड लिख रहे होंगे ये होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपना हेडर फाइल लगाएंगे एंड फिर अपना मेन फंक्शन लिखेंगे। एंड मेन फंक्शन के बाद हम लोग ये करली ब्रेसेस देख के अपना प्रोग्राम लिख रहे होंगे। एंड ये printf फंक्शन क्या है, रिटर्न 0 क्या है, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। बस आप लोगों को प्रोग्राम में बने रहना है, बाकी सी तो आप लोग पूरा सीख ही जाओगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को वीएस कोड में लेके चलता हूँ। एंड अभी इसमें हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, जैसे वेरिएबल क्या होता है, एंड डिफरेंट टाइप के कौन कौन से फंक्शन हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, कंटेनर में किस तरह से स्टोर होता है, कंटेनर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। लेकिन उससे पहले हम लोग अपने वीएस कोड में चलते हैं और देखते हैं कि हम लोग एक बेसिक प्रोग्राम को लिखेंगे कैसे। फाइनली सबसे पहले हम एकदम छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे, एकदम छोटू सा प्रोग्राम लिखेंगे। एंड इसको कोई भी देख रहा होगा तो समझ सकता है आसानी से, बस आप लोगों को ध्यान से देखना है कि हम लोग क्या लिखेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, अच्छा है मैंने यहाँ हेडर फाइल पहले से लिख रखा है, इसको मैं अभी फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ। ये टर्मिनल ओपन है। एंड मैंने पहले भी बता रखा है कि हम लोग रन कैसे कराते हैं, वीएस कोड जब इंस्टॉल कराया था तभी आप लोगों को बताया था। तो सबसे हम लोग पहले क्या करेंगे, अपना हेडर फाइल लिखेंगे #include। एंड मैंने पहले भी बताया कि सी प्रोग्राम जो होता है केस सेंसिटिव होता है। इट मीन्स कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों ही अलग अलग होते हैं। तो कैपिटल और स्मॉल का आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ जैसे ही स्मॉल लिखा हुआ है आप लोगों को स्मॉल ही लिखना है, ठीक है। #include एंड फिर stdio.h। एंड जैसे लिख रहा हूँ मैं वैसे ही आप लोगों को लिखना है, स्मॉल में लिख रहा हूँ स्मॉल में लिखना है फ़िलहाल तो। बाकी आप लोग जैसे जैसे फर्दर लेक्चर में बढ़ते जाओगे आप लोगों को आइडिया होता जाएगा कि कहाँ स्मॉल कहाँ कैपिटल और किस तरह से हम लोग डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल को। तो सबसे पहला तो हम लोग हर प्रोग्राम में लगा रहे होंगे #include stdio.h एंड हैश जो कि यहाँ पे प्री प्रोसेसर यूनिट है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। एंड फिर उसके बाद इंट मेन फंक्शन लिखेंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इंट मेन फंक्शन के अंदर हम लोग एक ब्लॉक ऑफ कोड लिख रहे होंगे। एक तरह से अभी आप लोग समझ लो, ये जो मेन दे रखा है ये मेन एक अपना फंक्शन है, जिस फंक्शन के अंदर अपना ब्लॉक ऑफ कोड लिख रहे होंगे अपना प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक एकदम सिंपल सा कोड लिखते हैं, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि सी प्रोग्राम इनपुट कैसे लेता है एंड आउटपुट कैसे देता है। फिलहाल तो हम लोग अपना आउटपुट के लिए लिख रहे होंगे printf।
आप लोगों ने प्रिंट तो कुछ ना कुछ कराया ही होगा, ठीक है। प्रिंट का मतलब क्या होता है कि आउटपुट दे देना। तो ये जो प्रिंटएफ है बिल्कुल ही उसी तरह का फंक्शन है। प्रिंटएफ के अंदर हम लोग जो भी लिख रहे होंगे, जो टाइप कर रहे होंगे, वो एज अ आउटपुट आपको टर्मिनल पे मिल रहा होगा, ठीक है। अभी आप लोगों को अगर समझ नहीं आया तो मैं इसके अंदर लिख के दिखा देता हूँ। प्रिंटएफ के अंदर हम लोग लिखते हैं जैसे हाय माई नेम इज़, कुछ भी लिख लेते हैं, जलाला, ठीक है। तो यहाँ माई नेम इज़ जलाला एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपना सेपरेटर देंगे। एंड सेपरेटर काफ़ी ध्यान में रखना है कि ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को सेपरेट करता है दूसरे स्टेटमेंट से। एंड कहाँ क्या क्या होगा आप लोगों को अभी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अभी मैं जैसे लिख रहा हूँ आप लोग लिखते जाओ, बाकी आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आता जाएगा, ठीक है। तो हाय माई नेम इज़ जलाला एंड उसके बाद हम लोग अपना यहाँ पे रिटर्न 0 कोड टाइप लिखते हैं, रिटर्न 0, ठीक है, रिटर्न 0। एंड ये रिटर्न 0 क्यों लिखना है एंड किस लिए लिखना है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। RETURN रिटर्न एंड 0 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि स्पेस होगा रिटर्न 0 में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिख रहे होंगे अपना कोड। एंड रिटर्न 0 अगर आप यहाँ पे नहीं भी लिखते हैं तो एज सच कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन हम लोग जब इंट में डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पे जब इंट होता है तो हम लोग लिख रहे होते हैं, ठीक है, रिटर्न 0। एंड इस प्रोग्राम से एक्चुअली होगा क्या, तो ये छोटा सा जो प्रोग्राम हमने लिखा है ना, ये छोटा सा प्रोग्राम हम लोग को हाय माई नेम इज़ जलाला लिख के प्रिंट करा देगा, ठीक है। मेरा नाम ऐसे जलाला है नहीं, बस मैंने ऐसे ही लिख दिया है। एंड मैंने बताया था आप लोगों को टर्मिनल ओपन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। टर्मिनल ओपन करने के लिए हम लोग यहाँ टर्मिनल पे जाते हैं एंड न्यू टर्मिनल पे क्लिक करते हैं। एंड इसका एक और शॉर्टकट भी है जो आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा, Ctrl+Shift+ बैकक्यूट। ये जो सिंबल आप लोगों को दिख रहा है ये बैकक्यूट का सिंबल है, जो कि आप लोगों को एस्केप की के जस्ट नीचे दिख रहा होगा। टिल्ड आप लोग पहचानते होंगे शायद, तो एस्केप की के जस्ट नीचे और 1 के जस्ट लेफ्ट साइड में जो आप लोगों को सिंबल दिख रहा है वो है, तो उसको आप लोगों को Ctrl+Shift के साथ टाइप करना है। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ Ctrl+Shift एंड बैकक्यूट, ठीक है। एंड आप लोगों को डायरेक्टली सारे की का नाम याद नहीं होगा कि बैकक्यूट किसको बोलते हैं, टिल्ड किसको बोलते हैं, M% क्या, परसेंट क्या, और ये सारी चीज़ें जो है। तो अभी आप लोगों को बस देखते जाना है क्योंकि आप लोग बिगनर हो, ठीक है। एज सच शुरुआती में किसी को भी पूरा पूरा नहीं आ जाता है। तो मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया, किस तरह से किया है, Ctrl+Shift एंड बैकक्यूट। एंड प्रोग्राम को रन कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम को रन कराने के लिए हम लोग लिखेंगे GCC। एंड प्रोग्राम का जो नाम है ये आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, प्रोग्राम का जो नाम है अगर कैपिटल में लेटर में लिखा हो तो कैपिटल में, स्मॉल में लिखा हो तो स्मॉल में। ये देखो यहाँ पे प्रोग्राम का नाम लिख रखा है। तो प्रोग्राम 10.c है, तो हम लिख लेते हैं प्रोग्राम 10.c। एंड ये 10 मैं एक्चुअली में प्रोग्राम जो बता रहा था दूसरे प्रोग्राम के जो प्लेलिस्ट में मैंने 10वां प्रोग्राम बताया है, वही एक्चुअली में इस वाले प्रोग्राम 10.c में मैं बता रहा था, तो वही एक्चुअली बना हुआ है। तो आप लोग कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है, GCC। एंड मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रोग्राम GCC प्रोग्राम 10.c। एंड स्पेस का ध्यान रखना है कि स्पेस दिया हुआ है तो देना है, नहीं दिया है तो नहीं देना। एंड नाम लिखते समय मैं रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे कोई स्पेस मत दो, अदरवाइज़ हो सकता है आपका प्रोग्राम रन ना करे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना नाम प्रोग्राम का नाम लिख दिया हूँ GCC प्रोग्राम 10.c। एंड उसके बाद हम लोग इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद हम लोग को क्या करना है, ./a.exe। क्या करेंगे, ./a.exe। अगर आप लोग विंडो यूज़र हो तो, अगर आप लोग मैक यूज़र हो तो ./a.exe के बजाय आप लोगों को लिखना है ./a.out। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, exe कब लिखना है, आउट कब लिखना है। मैं क्योंकि विंडो यूज़र हूँ तो मैं लिखूँगा ./a.exe। और उसके बाद हम लोग अपना इंटर करते हैं। देखो यहाँ पे इस छोटे से कोड ने हम लोगों को ये प्रोग्राम में हम लोगों को इतना सा बड़ा सा प्रिंट करा दिया है, हाय माई नेम इज़ जलाला, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग जो भी लिखेंगे वो यहाँ पे प्रिंट होता जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखो, मैं यहाँ पे ऐसे ही कुछ भी टाइप कर देता हूँ। एंड फिर से हम अगर रन कराएं तो बार बार क्या हम लोग GCC प्रोग्राम 10.c लिखेंगे, डेफिनेटली नॉट। इतना मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को कीबोर्ड पे अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो एंड राइट एरो मिल रहा होगा, उसमें आप लोगों को अप एरो प्रेस करना है। तो जो आप लोगों ने पहले लिखा है वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अप एरो मैंने यहाँ पे प्रेस करता हूँ एंड अगेन मैं डाउन एरो करूँगा तो वापस जो पहले था वही आ जाएगा। अप एरो डाउन एरो करके आप लोगों को चेक करना है कि क्या आता है, आप लोग खुद समझ जाओगे अप एरो डाउन एरो से। तो यहाँ मैं ये लिखूँगा एंड फिर अप एरो मैंने किया, फिर अप एरो मैंने किया तो ये आ गया। एंड देखो फिर से मैंने जो भी लिखा था ना इस प्रिंटएफ के अंदर वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि हम लोग प्रोग्राम को बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है सी का। सबसे पहले हेडर फाइल होता है, फिर इंट मेन फंक्शन होता है। इंट मेन फंक्शन को करली ब्रेसेस से हम लोग ओपन करते हैं, करली ब्रेसेस से क्लोज करते हैं एंड उसके अंदर हम लोग अपना ब्लॉक ऑफ कोड लिख रहे होते हैं। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। एंड उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग किस तरह से थोड़े से और अच्छे प्रोग्राम लिख पाएंगे। तो उसके लिए पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं एक सी प्रोग्राम को लिखने के लिए, ठीक है।
तो बेसिक स्टेप्स जो होते हैं तो एंड एज सच मैंने प्रोग्राम वाले प्लेलिस्ट में भी बताया है, तो आप लोग वहाँ भी जाके फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी देख सकते हो। एंड मैंने प्रोग्राम में भी कोशिश किया है मैं बेसिक से ही बताऊँ। तो खैर आप लोग थ्योरी में यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे तो खैर आप लोगों को सारे ही कॉन्सेप्ट में बताऊँगा। एंड तो हम लोग देखते हैं कि डिक्लेरेशन, प्रोटोटाइप, डिक्लेरेशन, इनपुट, इनिशियलाइजेशन, प्रोसेस, आउटपुट क्या होता है। इनपुट आउटपुट तो डेफिनेटली आप लोग जान रहे होगे। डिक्लेरेशन क्या होता है? तो डिक्लेरेशन मीन्स होता है अपना एक कंटेनर बनाना, अपना कंप्यूटर का मेमोरी होता है, ठीक है, आप लोग जान रहे हो कंप्यूटर में मेमोरी होता है। तो मेमोरी के अंदर मेमोरी को एक्सेस करने के लिए उस मेमोरी का कुछ नाम देना पड़ता है, ठीक है। जैसे अगर आप लोग रियल लाइफ एग्जांपल ले लो, अगर आप लोगों को कहीं रहना है, यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग करना है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को एक घर लेना पड़ेगा, घर का कुछ नाम होगा, ठीक है, एड्रेस तो कुछ होगा ही। तो यहाँ पे उसी तरह कंप्यूटर में भी मेमोरी होता है, एक कंटेनर होता है जिसको कि हम लोग एक्सेस कर सकते हैं उसका नाम देकर। तो उसका नाम देते हैं तो उसी को हम लोग डिक्लेरेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे मेमोरी के अंदर एक कंटेनर, कोई भी रैंडमली हम लोग नाम दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कोई स्पेसिफिक कंटेनर ही हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, कोई भी रैंडमली एक कंटेनर सिलेक्ट हो जाएगा, उसका नाम पड़ जाएगा और आप लोग उसको फर्दर यूज़ कर पाओगे। तो यहाँ पे जो ये कंटेनर, इस कंटेनर में हम लोग नाम दे देते हैं लेट से ए नाम लिख दिया हम लोगों ने। अब ये ए इस नाम से ये कंटेनर क्या हो चुका है, बन चुका है। अब इस ए नाम से जो कंटेनर बना है इसके अंदर हम लोग अपना डेटा स्टोर करा सकते हैं, उस डेटा को अपना प्रोसेस कर सकते हैं, प्रोसेस कराने के बाद आउटपुट कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस तो यही होगा, ठीक है, कि हम लोग डिक्लेयर करेंगे, कंप्यूटर मेमोरी का यूज़ करेंगे। अभी तक आप लोगों ने कंप्यूटर मेमोरी पढ़ा होगा, सेकेंडरी मेमोरी होता है, प्राइमरी मेमोरी होता है, एंड उसमें भी डिफरेंट टाइप के मेमोरी पढ़े होंगे, रैम रोम। तो वो सबका क्या यूज़ होता है, किस तरह से मेमोरी डिक्लेयर करते हैं, तो वो आप लोगों को सी प्रोग्राम एंड जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे होगे आप लोगों को क्लियरली विजिबल होगा, आप लोग विजुअलाइज कर पाओगे कि मेमोरी का यहाँ क्या यूज़ होता है, ठीक है। तो ये जो कंटेनर था, एंड ये कहाँ बन रहा है, ये रैम में बन रहा है, ठीक है। ये परमानेंट स्टोरेज नहीं होगा, ठीक है, टेम्प्रोरी होगा। जैसे ही आप लोग प्रोग्राम बंद करोगे ये स्टोरेज जो है डिलीट हो जाएंगे, जैसे ही आप लोग प्रोग्राम ऑन करोगे, रन कराओगे, ये स्टोरेज फिर से क्रिएट हो जाएगा एंड उसका नाम आप लोगों का वापस से वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आया। डिक्लेरेशन क्या होता है? डिक्लेरेशन होता है वेरिएबल का नाम देना, इसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। कंटेनर का नाम देना, मेमोरी का नाम देना, उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल क्या होता है उसको हम लोग आगे डिस्कस कर रहे होंगे डेफिनेटली। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहला स्टेप क्या होगा डिक्लेरेशन का, एंड उसके बाद जो आएगा इनपुट होगा एंड इनिशियलाइजेशन होगा। इनपुट क्या होगा आप लोग जान रहे हो, ये जो हमने ए कंटेनर बनाया है एंड मान लो यहाँ पे बी कंटेनर बनाते हैं, तो इनपुट मतलब क्या होगा, इनपुट मतलब कोई वैल्यू को इसमें इनपुट कर देना। जैसे मान लो लेट से यूज़र ने इनपुट किया 10 इसमें, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 आके स्टोर हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट करना। यानी इनिशियलाइज क्या होता है इसी प्रोग्राम में, तो इनिशियलाइज मतलब होता है हम लोग यूज़र से कोई इनपुट नहीं ले रहे हैं, हम लोग प्रोग्राम बनाते समय ही उसमें वैल्यू डाल दे रहे हैं, ठीक है। दो काम हम लोग कर सकते हैं, एक रन टाइम पे, एक कंपाइल टाइम पे। एंड ये क्या होता है डेफिनेटली आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप लोग एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझो। अगर हम लोग कंपाइल मतलब अगर हम लोग यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे इनपुट बोल रहे होंगे। मतलब यूज़र से वैल्यू इनपुट करा रहे हैं, यूज़र से वैल्यू मांग रहे हैं, तो उसको हम लोग इनपुट बोल रहे होंगे। एंड प्रोग्राम में ही हम लोग इनिशियलाइज़ कर दें, प्रोग्राम में ही डिक्लेयर करने के बाद हम लोग वैल्यू भी इसमें डाल दे ही रहे हैं साथ में, ठीक है। जैसे हम लोगों ने डिक्लेयर किया, कंटेनर बनाया, उसके साथ साथ हम लोगों ने वैल्यू भी डाल दिया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनिशियलाइजेशन, ठीक है। और अगर यूज़र से ले रहे हैं तो इनपुट। अब उसके बाद प्रोसेसिंग वाला स्टेप तो हम लोग जान रहे हो। जैसे मैंने यहाँ एक कंटेनर बनाया ए, एक कंटेनर बनाया बी, एंड एक कंटेनर मान लो हम लोग बना देते हैं सम वन के नाम से कंटेनर। तो सम इज इक्वल टू मान लो हम लोग लिख लेते हैं सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक प्रोसेसिंग स्टेटमेंट है जिसके अंदर क्या होगा, ए का कुछ वैल्यू होगा, बी का कुछ वैल्यू होगा, उस वैल्यू को ऐड कर देगा एंड ऐड करने के बाद सम में जाके असाइन हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, ठीक है। एंड असाइन क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर, यहाँ पे ये इक्वल टू नहीं है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। ऑपरेटर जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लोगों को डेफिनेटली ये प्रोसेसिंग स्टेटमेंट समझ में आ रहा हो। आप लोग मैथ में भी पढ़ते होंगे ये जो है, हालांकि मैथ से थोड़ा सा अलग होता है, वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ए के अंदर जो वैल्यू है एंड बी के अंदर जो वैल्यू है, ये ऐड होकर सिंपली क्या हो जाएगा, सम में जाके स्टोर हो जाएगा। तो जैसे ए का वैल्यू यहाँ पे 10 था एंड बी में भी लेट से हम लोगों ने 10 डाल दिया, तो 10 + 10 20 हो जाएगा एंड 20 यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोसेसिंग समझ गए। अब ये जो प्रोसेसिंग हुआ तो इसके बाद डेफिनेटली कुछ ना कुछ आउटपुट दे रहे होंगे हम लोग नहीं, मतलब सी प्रोग्राम से हम लोगों को कुछ आउटपुट भी मिल रहा होगा।
कोई यूज़र क्यों इनपुट करेगा। जैसे आप लोगों ने कैलकुलेटर यूज़ किया होगा, तो कैलकुलेटर में आप लोग 2 नंबर इनपुट करते हो ए, एंड फिर ऑपरेटर लगाते हो प्लस, एंड एक नंबर ए, क्या नंबर है, ये तो कैरेक्टर है, ठीक है, 10 इनपुट कर रहे हो एंड ऑपरेटर लगा रहे हो प्लस का, एंड फिर इनपुट कर रहे हो 20। तो ये क्या सोच के इनपुट करते हो कि कुछ आउटपुट मिलेगा आप लोगों को, ठीक है, कुछ रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को, तो वही आउटपुट वाला स्टेप। एंड आउटपुट किस तरह से करा रहे होंगे, अभी मैंने जैसे बताया प्रिंटफ स्टेटमेंट एक आउटपुट फंक्शन था, एक आउटपुट स्टेटमेंट था, जिससे कि हम लोग यूज़र को आउटपुट दे रहे थे। जैसे मैंने अभी अपना नहीं, मतलब कुछ वहाँ पे लिखा था माय नेम इज़ जलाला एंड कुछ भी, तो वहाँ पे हम लोग आउटपुट ही तो करा रहे थे। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ आप लोगों को सारे स्टेप्स क्लियर हो गए, डिक्लेरेशन करेंगे, घर बनाएंगे, उसका नाम देंगे, फिर उसमें डेटा स्टोर कराएंगे, अब चाहे तो इनपुट करके, यूज़र से इनपुट करके, या फिर इनिशियलाइज़ करके, कंपाइल टाइम में ही हम लोग वैल्यू स्टोर करा देंगे उसमें डिक्लेयर करने के बाद, एंड उसके बाद कुछ प्रोसेसिंग करा रहे होंगे, प्रोसेसिंग के बाद यूज़र को कुछ आउटपुट दे रहे होंगे। तो ये बेसिक स्टेप्स रहेंगे सी प्रोग्राम को फ्रेम करने के लिए। एंड हो सकता है इसमें कुछ स्टेप्स ना भी हों, जैसे हो सकता है यहाँ पे इनपुट हमने इनिशियलाइजेशन ना किया, इनपुट करा रहे होंगे, ठीक है, यह हो सकता है इनपुट इनिशियलाइजेशन कुछ नहीं किया, जैसे कि हम लोगों ने पहला प्रोग्राम बनाया था तो देखा था, इसमें ना तो इनपुट था ना तो इनिशियलाइजेशन था, डायरेक्ट हम लोग प्रिंट करा रहे थे, आउटपुट दे रहे थे, कोई प्रोसेसिंग वाला भी स्टेप नहीं था इन्वॉल्व, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अपना बना रहे होंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं वेरिएबल क्या होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कंप्यूटर मेमोरी का कॉन्सेप्ट, कि कंप्यूटर मेमोरी होता है, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर कंटेनर बने होते हैं और उस कंटेनर का हम लोग नाम दे रहे होते हैं। तो वो जो नाम है ना ए, इसी को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। अल्फ़ा ये वेरिएबल है, बीटा ये वेरिएबल है। हम लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन कुछ कायदे को फॉलो कर, कुछ रूल्स को फॉलो कर। जैसे हम लोग यहाँ नंबर से नाम शुरू नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अभी आगे मैं वो आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल आप लोग ध्यान रखो वेरिएबल क्या है। वेरिएबल इज़ नथिंग बट ए नेम। वेरिएबल इज नथिंग बट ए नेम गिवन टू ए स्टोरेज एरिया। किसी भी मेमोरी कंटेनर को या किसी भी स्टोरेज एरिया को अपना नाम देना, ठीक है, कुछ नाम दे देना, उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। वेरिएबल इज नथिंग बट नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर वैल्यू चेंजेस ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। वैल्यू चेंजेस ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मतलब क्या है, एक कंटेनर हम लोगों ने बना दिया, उसका नाम दे दिया। अब इसमें ज़रूरी थोड़ी है कोई एक ही वैल्यू हो, एक वैल्यू हम लोगों ने इनपुट किया एंड कुछ और फंक्शन हम लोगों ने कराया, तो हो सकता है इस वैल्यू को रिप्लेस करा के हम लोगों ने दूसरा वैल्यू डाल दिया। तो प्रोग्राम के अकॉर्डिंग इसमें वैल्यू चेंज हो सकता है, ठीक है। हम लोगों ने एक घर बना दिया, उसमें आदमी वही हो, ज़रूरी थोड़ी है एक आदमी आया गया, दूसरा आदमी आया, तीसरा आदमी आया, चौथा आदमी आया, पाँचवा आदमी आया, ठीक है। तो उसमें कुछ भी हो सकता है। तो वेरिएबल क्या है, नेम है, नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। एकदम सिंपल डिफिनेशन आप लोग ये समझो, तो ये मैंने अपना डिफिनेशन लिखा है खुद से, तो आप लोग सिंपली ये याद रखो, वेरिएबल इज़ द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर वैल्यू चेंजेस ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब प्रोग्राम हम लोग एग्जीक्यूट करा रहे होते हैं तो उसमें वैल्यू चेंज हो सकता है, ठीक है। एंड एक बार ऊपर वाले भी हम लोग पढ़ लेते हैं। नेम गिवन टू ए स्टोरेज एरिया दैट आवर प्रोग्राम्स कैन मैनिपुलेट। ईच वेरिएबल इन सी हैज़ ए स्पेसिफिक टाइप। स्पेसिफिक टाइप क्या होता है, एक्चुअली हम लोग डेटा टाइप की बात कर रहे हैं, हम लोग समझेंगे आगे, इसमें नहीं समझेंगे डेफिनेटली, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा एंड कन्फ्यूज हो जाओगे आप लोग। हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे एंड बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ेंगे, ठीक है। विच डिटरमाइंस द साइज एंड लेआउट। एंड ये जो साइज एंड लेआउट वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो जब हम लोग डेटा टाइप पढ़ेंगे तो आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा। अभी अगर मैं आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो हर कंटेनर का कुछ ना कुछ साइज होगा उसके डेटा के अनुसार, ठीक है। अगर इंटीजर डेटा होगा या फ्लोट डेटा होगा तो उसके अनुसार कुछ उसका साइज होगा, कुछ उसका लेआउट होगा, तो वो हम लोग देखेंगे आगे आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। एंड ये क्या दिख रहा है यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है, ये किसी का फ़ोन नंबर नहीं है, ठीक है, तो कॉल मत लगा देना, ये किसी का फ़ोन नंबर नहीं। ये क्या है, ये जो हम लोगों ने कंटेनर का नाम दिया है, तो कंटेनर का नाम तो दे दिया, उसका कुछ एड्रेस भी तो होगा, तो ये उसका एड्रेस है, ठीक है। एंड ज़रूरी नहीं एड्रेस नंबर में भी हो, कुछ कैरेक्टर में भी हो सकता है। एड्रेस हम प्रोग्राम में देखेंगे कि जो कंप्यूटर मेमोरी है उसमें एड्रेस किस तरह से आता है, कौन सा एड्रेस रहता है, क्या क्या एड्रेस पॉसिबिलिटी होती है आने की, ठीक है। प्रोग्राम में रन करा के डेफिनेटली हम लोग देख रहे होंगे प्रूफ के साथ, ठीक है। ऐसे ही मैं बकता नहीं जाऊँगा आप लोगों को, प्रोग्राम में प्रूफ कराते हुए आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये वेरिएबल आप लोगों को समझ में आ गया, वेरिएबल होगा मतलब कुछ जो नाम दे रहे कंटेनर का उसको वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है। उस कंटेनर का कुछ एड्रेस भी होगा डेफिनेटली। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं अपना वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर करने का क्या तरीका होगा, कुछ रूल्स होगा डेफिनेटली, उसको हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम लोग कुछ भी नाम नहीं रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने दिया है 02 div, तो ऐसा नाम हम लोग नहीं रख सकते, ये बिल्कुल ही गलत है। मैं रेड पेन ले लेता हूँ, ये बिल्कुल ही गलत है। क्या है, ये बिल्कुल ही गलत है। थोड़ा सा मोटा कर लूँ, ये दिख नहीं रहा होगा। तो ये क्या है, ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। ऐसे नहीं रखना है, 02 div, आगे में नंबर होना ही नहीं चाहिए। ये रूल्स हैं सी के बनाए हुए
कि अगर हम लोग किसी वेरिएबल का नाम रख रहे हैं, मतलब वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं या कंटेनर का नाम रख रहे हैं, तो उसमें आगे में नंबर नहीं होना चाहिए, वो किसी ना किसी अल्फ़ाबेट से ही शुरू होगा। या तो कैपिटल लेटर हो सकता है, कैपिटल अल्फ़ाबेट हो सकता है, या तो स्मॉल अल्फ़ाबेट हो सकता है, ठीक है, कैपिटल अल्फ़ाबेट दे सकते हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट दे सकते हैं, लेकिन नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। हाँ, वो बात अलग है, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करने के बाद वो नंबर से फॉलोड हो सकता है, ठीक है। मतलब हम लोग अल्फ़ाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं, बाद में नंबर दे सकते हैं, ये बिल्कुल ही करेक्ट है। अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करके हम लोग बाद में नंबर दे सकते हैं, ये बिल्कुल ही करेक्ट है। लेकिन हम लोग अल्फ़ाबेट से मतलब डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, डिजिट से स्टार्ट नहीं करना है, ये याद रख लो, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आप लोगों की सही होगी, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अपना कुछ अल्फ़ाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं, नंबर नहीं देंगे तो चलेगा। अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करके नंबर भी दे सकते हैं, वो भी चलेगा, लेकिन ये डिजिट से स्टार्ट नहीं करना है। और हम लोग अपना कैपिटल लेटर में लिखे, स्मॉल लेटर में लिखे, दोनों ही केस सेंसिटिव होते हैं। मतलब सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव होता है, उसमें कैपिटल और स्मॉल दोनों अलग होता है। यहाँ मैंने लिखा मानस एंड यहाँ भी मैंने लिखा है मानस, लेकिन MANAS में ये वाला जो M है ये क्या है, ये वाला M स्मॉल है, यहाँ पे ये वाला M कैपिटल है, तो दोनों ही अलग अलग कंटेनर हो जाएंगे, ठीक है, दोनों सेम कंटेनर नहीं होगा। तो ये कोड में आपको ध्यान में रखना है, आप किस कंटेनर में स्टोर करा रहे हो। आप लोगों ने ऊपर में डिक्लेयर किया है स्मॉल लेटर से एंड नीचे आप लोग कैपिटल लेटर में डाल रहे हो, तो वो बिल्कुल ही हो सकता है एरर दे दे, अगर आप लोगों ने डिक्लेयर नहीं किया कैपिटल लेटर से तो ये एरर आ सकती है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर सी लैंग्वेज में अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ कैपिटल M वाला माइनस और स्मॉल m वाला माइनस अलग होगा, कैपिटल D वाला D स्मॉल d वाला d अलग होगा, ठीक है। एंड एक बात और जो आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, कि यहाँ पे जो बने बनाए फंक्शंस हैं ना, बने बनाए फंक्शंस हैं, उसको यूज़ नहीं करना है। जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया प्रिंटफ एक फंक्शन है जिससे हम लोग आउटपुट करा रहे होते हैं, ठीक है, मैसेज शो करा रहे होते हैं डेफिनेटली, तो उसको यूज़ नहीं करना है। जो बने बनाए फंक्शन हैं उसको यूज़ नहीं करना है। कुछ कीवर्ड्स होंगे डेफिनेटली, उसको हम कीवर्ड्स बोलते हैं, तो कीवर्ड्स को आप लोगों को यूज़ नहीं करना है, कीवर्ड्स को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और कितने कीवर्ड होते हैं, तो टोटल 32 कीवर्ड्स होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। और रट्टा नहीं मारना है बिल्कुल भी, जैसे जैसे प्रोग्राम देखते जाएंगे आप लोगों को कीवर्ड का आइडिया होता जाएगा कौन कौन से कीवर्ड होते हैं। कीवर्ड का जैसे जैसे आइडिया होता जाएगा आप लोगों को पता चलता जाएगा कि ये कीवर्ड यूज़ नहीं करने। एंड डेफिनेटली आप लोग कोशिश करो कि रैंडम कुछ ऐसा नाम रखने का जो कि मतलब कीवर्ड से रिलेटेड हो ही ना, ठीक है। जैसे आप लोगों ने कुछ भी नाम रख दिया, सम, मल्टीप्लाई, डिवाइड, तो ये ऐसा कीवर्ड कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो ऐसा हम लोग नाम रख सकते हैं, लेकिन कीवर्ड नहीं रख सकते हैं। कीवर्ड जैसे अभी मैंने एक बताया प्रिंटफ हो गया, स्कैनफ भी होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, इफ़ एल्स स्टेटमेंट होता है, इफ़ एल्स, तो वो सब भी हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। और क्या होते हैं वो आप लोग देखते देखते पता चल जाएगा। 32 कीवर्ड होते हैं, 32 आप लोग रटने मत बैठना, ठीक है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग सारे सी प्रोग्राम बिना रटे बना पाओगे एंड आप लोगों को खुद ब खुद याद हो जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट, ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं एक बेसिक सा प्रोग्राम और एंड इस प्रोग्राम के बाद आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इस प्रोग्राम के बाद आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, सी प्रोग्राम से रिलेटेड बेसिक स्ट्रक्चर आप लोगों के माइंड में सेट हो जाएगा, खोपड़ी में बिल्कुल जाके बैठ जाएगा। तो ये प्रोग्राम हम लोग देखते हैं, इस प्रोग्राम के बाद आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, जरा सा भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। बस ध्यान से सुनना, अपना कॉन्सनट्रेशन यहाँ बनाए रखना, माइंड डाइवर्ट मत करना, एकदम ध्यान से सुनना, थोड़ा सा 5-10 मिनट और लगेगा, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग सी प्रोग्राम डेफिनेटली आराम से लिख पा रहे होगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एंड उसके बाद कुछ स्टेप सीक्वेंसेस है वो मैं बता दूंगा और बस फाइनली कंप्लीट हो जाए। एंड विजुअलाइज़ करके देखो, मैंने एक स्लाइड बनाया आप लोगों को विजुअलाइज़ कराने के लिए कि किस तरह से बैकएंड में काम कर रहा होता है, मेमोरी कंटेनर किस तरह से काम कर रहा होता है, वो हम लोग देखेंगे। तो डेफिनेटली हम लोग सबसे पहले तो देखते हैं यहाँ पे सी प्रोग्राम जो मैंने लिखा है। पहले आप लोगों को मैं यहाँ पे, और मैंने बताया हर प्रोग्राम में हम लोग ये अपना हेडर फाइल दे रहे होंगे। हेडर फाइल देने के बाद अपना इंट मेन फंक्शन दे रहे होंगे, ब्लॉक ऑफ कोड उसी के अंदर लिख रहे होंगे। देखो कर्ली ब्रेसेस मैंने ओपन किया या क्लोज किया, उसके अंदर हम लोग ब्लॉक ऑफ कोड लिख रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग करा क्या रहे होंगे, डेफिनेटली एक सम करा रहे होंगे। क्या करा रहे होंगे, सम करा रहे होंगे। सम नाम का एक प्रोग्राम मैंने पहले भी बना रखा है दूसरे वाले प्लेलिस्ट में, और उस प्लेलिस्ट में सिर्फ प्रोग्राम ही चलेगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को सिर्फ प्रोग्राम प्रैक्टिस करना है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझी हुई है, थ्योरी आती है, तो आप लोग जाके से डेफिनेटली प्रोग्राम वाले प्लेलिस्ट को देखो, टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। क्योंकि प्रोग्रामिंग में कॉन्सेप्ट समझने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो, एरर डिटेक्टिंग प्रॉब्लम बनाओ, तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट ज़्यादा बिल्ड होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझने हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट को एक बार समझने के बाद जितना से ज़्यादा आप लोग प्रोग्राम प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना से ज़्यादा आप लोग एरर सॉल्व कर सकते हो, वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डिक्लेयर करेंगे इंट ए एंड बी, ठीक है, इंट ए एंड बी। ए एंड बी से क्या होगा, ए नाम का डब्बा बनेगा, बी नाम का डब्बा बनेगा,
ए और बी के अंदर हम लोग यूज़र से इनपुट ले रहे होंगे, ठीक है। प्रिंटफ क्यों यूज़ किया है यहाँ पे, हम लोग यूज़र को बोलेंगे कि इंटर फर्स्ट नंबर। मैंने अभी आप लोगों को बताया अगर कुछ आउटपुट में मैसेज शो कराना होता है यूज़र को तो हम लोग प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंटफ स्टेटमेंट से क्या शो करा रहे होंगे, यूज़र को शो करा रहे होंगे कि इंटर फर्स्ट नंबर, क्या इंटर फर्स्ट नंबर। यूज़र को बोल रहे होंगे कि आप फर्स्ट नंबर इनपुट करें, फर्स्ट नंबर डालें, तो ये देख के यूज़र क्या करेगा, इनपुट करेगा फर्स्ट नंबर। एंड इनपुट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्कैनएफ फंक्शन का इनपुट वो करना तो चाहेगा लेकिन कैसे, उसके लिए हम लोग यहाँ पे स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। स्कैनएफ फंक्शन से डेफिनेटली हम लोग इनपुट करा रहे होंगे। एंड स्कैनएफ फंक्शन से कैसे कराते हैं वो हम लोग समझते हैं कैसे कराते हैं। तो अभी फ़िलहाल आप लोगों को डिक्लेयर कर लेना है ए और बी के अंदर इनपुट कराना है, जैसे कि प्रिंटफ जाएगा इंटर फर्स्ट नंबर, यूज़र क्या करना चाहेगा, इनपुट करना चाहेगा, तो स्कैनएफ फंक्शन से डेफिनेटली इनपुट होगा स्कैनएफ फंक्शन। उसके अंदर मैंने ध्यान से देखो लिखा है %d, और %d ये क्या होता है, ये एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। देखो यहाँ मैंने ये इंट लिखा है, इंट एक डेटा टाइप है। डेटा टाइप क्या है, इंट। अभी फ़िलहाल के लिए सिंपल वे में समझो, इंट एक डेटा टाइप है जो कि बता रहा है कि जो यहाँ पे हम लोगों ने कंटेनर बनाया, जो वेरिएबल बनाया है, वो इंटीजर टाइप स्टोर करेगा। क्या स्टोर करेगा, इंटीजर। इंटीजर क्या होता है आप लोग जानते होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड -1 2 3 4 0, ये सारी चीज़ें इंटीजर होती हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर हो रहा होगा। अगर फ्लोट करोगे तो एरर आ रहा होगा, इंटीजर वैल्यू सिर्फ स्टोर हो रहा होगा, ठीक है। तो इंट में हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया है एंड इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया है। यहाँ पे %d जो होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, जो फॉर्मेट बता रहा होता है ये आपका कौन सा फॉर्मेट है, इंट फॉर्मेट है, फ्लोट फॉर्मेट है। इंट के लिए %d यूज़ करते हैं, इंट जो भी होता है यहाँ डेफिनेटली यहाँ पे स्मॉल होगा। इंट के लिए %d होता है, फ्लोट होगा, जैसे कि अगर आप लोगों को डेसिमल वैल्यू लेना है तो %f यूज़ करेंगे, फ्लोट के लिए होता है। फ्लोट डेटा टाइप जब यूज़ कर रहे होंगे तो %f यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए समझो फॉर्मेट स्पेसिफायर है %d, ठीक है। इससे क्या पता चलेगा, इससे ये पता चलेगा कि यूज़र जो इनपुट कर रहा है, ठीक है, यूज़र कुछ ना कुछ इनपुट कर रहा होगा। वो फ्लोट वैल्यू भी हो सकता है इनपुट करे, हो सकता है इंटीजर वैल्यू भी इनपुट करे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर %d यूज़ किया है, इट मीन्स इंट वाला फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया है, तो अगर यूज़र वहाँ पे फ्लोट वैल्यू डाल रहा होगा तो एरर दे देगा, ठीक है। प्रोग्राम में रन नहीं कर रहा होगा एक्यूरेट तरीके से, एरर आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे इसलिए हम लोगों ने %d डाला है ताकि यूज़र जो इनपुट करे वो इंटीजर फॉर्मेट में ही करे एंड इंटीजर फॉर्मेट में ही इसमें आके स्टोर हो। एंड उसके बाद कॉमा दे के लिखना है, क्या करना है, कॉमा दे के लिखना है %a, कॉमा दे के लिखना है %a। एंड %, ये क्या है, एंड है, डेफिनेटली ये एंड ही है, नॉर्मल, और कुछ नहीं है। यहाँ पे एंड को हम लोग %, बोलते हैं सी में, तो %a। तो %a हमने क्यों लिखा है, क्योंकि जैसे ही यूज़र मान लो 10 इनपुट किया तो 10 यहाँ आएगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर d है, चेक हो जाएगा, बिल्कुल सही है। स्टोर होने के लिए जाएगा, कहाँ जाएगा, तो a में जाएगा, कहाँ जाएगा, a में जाएगा। डेफिनेटली फर्स्ट नंबर इनपुट कराएंगे तो a में डालेंगे, कहीं भी डाल सकते हो आप लोग, मैं यहाँ a में डाल रहा हूँ, फर्स्ट नंबर इनपुट करा रहा हूँ तो a में डाल रहा हूँ एंड a में जा रहा है, ठीक है, ये समझ में आया। और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना आप लोगों को फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफायर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है, उसके बाद कॉमा के बाद लिखना है आप लोगों को कहाँ जाएगा वो वैल्यू, कंटेनर a में जाएगा, तो कंटेनर a में जा रहा है तो यहाँ पे हम लोगों को a लिखे हैं। उसके आगे एंड क्यों यूज़ किया है, %, क्यों यूज़ किया है, ये डेफिनेटली यूज़ किया है हम लोगों ने एड्रेस बताने के लिए, ठीक है, एड्रेस बताने के लिए। अभी मैंने यहाँ पे बताया था कंटेनर का कुछ ना कुछ एड्रेस भी होता है, कहाँ बताया था मैंने, ये देखो कंटेनर का कुछ ना कुछ एड्रेस ही होता है, तो वो एड्रेस के लिए यूज़ किया है। %, उसको क्या डिनोट कर रहा होगा, एड्रेस, ठीक है, कि ए का जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जाके अपना इनपुट पहुँचा दो, उसमें जाके डाल दो, ठीक है। तो मैं एक बार पहले इरेज कर देता हूँ, बहुत ही कन्फ्यूजिंग हो गया यहाँ पे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इरेज करता हूँ एंड फिर से लिखता हूँ यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर %d एंड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड %a, ठीक है। तो स्कैनएफ में लिखना है, स्कैनएफ में लिखना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यूज़र से इनपुट करा रहे होंगे, ठीक है, %d यूज़र इनपुट डालेगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर चेक करेगा कि इंट है तो जाके a में डाल दो। समझ में आ गया, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ आप लोगों को, कोई एडवांस कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहा हूँ, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अब क्या हो गया, इनपुट हो गया, a में क्या आ गया, a में 10 आ गया, यहाँ पे a में 10 आ गया। अब b में डालना है तो b में भी सिमिलरली वही करेंगे, प्रिंटफ से यूज़र को मैसेज दे रहे होंगे इंटर सेकेंड नंबर एंड उसके बाद स्कैनएफ से इनपुट ले रहे होंगे %b, %d एंड %b, इनपुट जाके स्टोर हो जाएगा। मान लो यूज़र ने डाला 20, फिर उसके बाद अपना प्रोसेसिंग स्टेटमेंट करा रहे होंगे सम इज इक्वल टू a+b, तो सम इज इक्वल टू a+b मतलब a में क्या वैल्यू है, तो a में वैल्यू है 10,
तो 10 प्लस क्या हो जाएगा, बी में क्या वैल्यू है 20, तो 20 हो जाएगा, 10 प्लस 20 क्या हो जाएगा 30। तो सम इज इक्वल टू 10 प्लस 20 30 यहाँ के स्टोर हो जाएगा। तो सम वाले कंटेनर में क्या आ गया, सम वाला जो एक कंटेनर होगा सम में क्या आ गया 30 आके स्टोर हो गया। अब ये 30 हम लोगों को रिजल्ट देना है यूज़र को, क्या करना है, रिजल्ट देना है यूज़र को, ठीक है, आउटपुट कराना है यूज़र को। तो उसके लिए हम लोग अगेन प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। एंड यहाँ ध्यान से समझना, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे अलग लिखा है, तो मैं फिर से यहाँ पे मिटा देता हूँ एंड मिटा के आप लोगों को समझाता हूँ। इरेज़र मैंने ले लिया है एंड अरे यार ये क्या हो रहा है, इरेज़र मैंने ले लिया है एंड ये हो क्या रहा है आखिर, इरेज़र कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। चलो इसको मैं यहाँ पर से इसको डायरेक्टली ही हटाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर से हम इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, ये हट गया है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा इरेज़र में शायद, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंटफ स्टेटमेंट को समझेंगे। तो प्रिंटफ में मैंने एज अ मैसेज तो सब चीज़ सेम लिखा है, सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर सारी चीज़ें सेम है, लेकिन इक्वल टू %d लिखा है। अब इससे क्या होगा, ध्यान से देखो, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा लिख रहा हूँ यहाँ पे, बाकी आप लोगों को एज इट इज़ लिखना है, या चलो लिख ही देता हूँ किस तरह से प्रिंटफ का यूज़ करते हैं। तो प्रिंटफ लिखेंगे हम लोग एंड डेफिनेटली स्मॉल में p होगा, स्मॉल में p होगा, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिख रहे होंगे, क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर जो भी यूज़ करते हैं ना हम लोग डबल इन्वर्टेड के अंदर ही यूज़ करते हैं, सम ऑफ एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा का यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है एरे का, स्ट्रिंग का, वो मैं आप लोगों को स्ट्रिंग पढ़ाते समय समझाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए आप लोगों को याद रखना है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर, मैं फिलहाल छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। एंड यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, %d लिखा है एंड फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड उसके बाद क्लोज देके मैंने यहाँ पे सम लिखा है, ठीक है, सम मैं सिर्फ एस से डिनोट कर रहा हूँ, जगह नहीं है यहाँ पे। तो इससे होगा क्या, बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि माई नेम इज़ जलाला आ रहा था, तो सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जो इक्वल टू %d लिखा है, तो %d यहाँ पे नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे आ रहा होगा जो एस के अंदर स्टोर है ना, एस के अंदर क्या स्टोर है 30 स्टोर है एस के अंदर, तो ये 30 यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है, 30 यहाँ पे आ रहा होगा। कैसे आ रहा होगा, तो यहाँ पे %d मैंने बताया फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और यहाँ पे जैसे ही कॉमा देके हम लोग यहाँ पे कंटेनर का नाम लिखते हैं ना, तो वो जाता है कंटेनर के पास, क्या करता है, कंटेनर के पास जाता है वो वाला कोड, कंटेनर के पास जाने के बाद वहाँ से अपना वैल्यू उठाता है, और वैल्यू उठा के जैसे स्कैनअप में हो रहा था ना कि कोड इनपुट आया, इनपुट आने के बाद यहाँ %d पे गया, इनपुट आया और इनपुट आने के बाद ये %d पे गया एंड फिर उसके बाद इनपुट अगर फॉर्मेट स्पेसिफायर ठीक है सही है तो फिर उसके बाद जाके ए वाले कंटेनर में डाल दिया। तो इसमें ठीक उल्टा होता है, यहाँ पे एस कंटेनर चेक करेगा, एस वाले कंटेनर के पास जाएगा, एस यहाँ पे %m यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे एड्रेस से हम लोग डिनोट नहीं कर रहे होते हैं, यहाँ पे सिंपली वेरिएबल का नाम लिखना होता है। तो सम वाले कंटेनर के पास गया एंड सम वाले कंटेनर के पास जाके उसका वैल्यू जो था वैल्यू उठा के लाके यहाँ पे %d की जगह पे डाल दिया एंड अगेन यहाँ पे चेक होगा कि क्या वो इंटीजर है या फ्लोट है। अगर इंटीजर आ रहा होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, अगर फ्लोट आ रहा होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ आ सकता है। अब इसको हम लोग समझते हैं VS कोड से एंड VS कोड में समझने के बाद एक बार और हम लोग विजुअलाइज करेंगे। कुछ मैंने एक ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पे लिखा है, मतलब डायग्राम के साथ मैंने समझाने की कोशिश की है। तो पहले VS कोड पे देखते हैं फिर उसके बाद वापस हम लोग यहाँ पे आएंगे, रफ रन करेंगे एंड उसके बाद समझेंगे, तो आप लोग डेफिनेटली अच्छे से समझ में आएगा। पहले VS कोड पे देखते हैं, VS कोड पे चलते हैं एंड मैंने जो ये लिखा था ये वापस से मिटा देता हूँ, बाकी सारी चीज़ें तो सेम रहेगी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अपना वो सारी चीज़ें तो हम लोगों ने लिख रखा है। क्या करेंगे हम लोग, डिक्लेयर करेंगे इंट a, b, सम, ठीक है, 3 वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं, a और b इनपुट लेने के लिए एंड सम आउटपुट देने के लिए, ठीक है, प्रोसेसिंग के लिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रिंटफ लिखेंगे। तो प्रिंटफ से होगा क्या, यहाँ पे प्रिंटफ से यहाँ पे होगा क्या, प्रिंटफ से यही होगा कि हम लोग यूज़र को मैसेज शो करा रहे होंगे कि इंटर फर्स्ट नंबर। तो ये मैसेज पढ़ते ही यूज़र इनपुट करना चाहेगा। इनपुट किससे लेंगे हम लोग, स्कैनफ फंक्शन से लेंगे। स्कैनफ फंक्शन में लिखेंगे %d, ठीक है, एंड कॉमा m%a। इससे क्या होगा, a में जाके स्टोर हो जाएगा एंड फिर अगेन प्रिंटफ एंड यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इंटर सेकेंड नंबर एंड इंटर सेकेंड नंबर लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड नंबर लिखने के बाद हम लोग इनपुट ले रहे होंगे, यूज़र को मैसेज जाएगा कि इंटर सेकेंड नंबर और वो सेकेंड नंबर डालना चाहेगा और उससे हम लोग इनपुट किस तरह से ले रहे होंगे, तो स्कैनफ %d एंड अब किस कंटेनर में डालना है सेकेंड नंबर को, तो m%b वाले कंटेनर में डालना है, जिसमें डालना है उसका सिंपली आपको m% करके उसका नाम लिखना है। एंड उसके बाद हम लोग क्या कर रहे होंगे, प्रोसेसिंग करा रहे होंगे। प्रोसेसिंग के लिए सम इज़ इक्वल टू, क्योंकि कंटेनर में वैल्यू तो आ गई, अब वैल्यू को क्या करना है, प्रोसेस करना है। तो सम इज़ इक्वल टू यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a + b एंड उसके बाद सम हो जाएगा, यहाँ पे जितना भी वैल्यू होगा सम होके सम वाले कंटेनर में चला जाएगा और सम को हम लोग क्या करा रहे होंगे, प्रिंट करा रहे होंगे। तो प्रिंटफ
एंड यहाँ पे मैं स्पेस क्यों दे रहा हूँ, स्पेस दो ना दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, स्पेस दो ना दो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस देखने में अच्छा लगे कहाँ पे इनपुट है, कहाँ पे आउटपुट है, कहाँ पे डिक्लेयर है एंड कहाँ पे हम लोग सम कर प्रोसेसिंग करा रहे हैं, वो सारी चीज़ें समझ में आए तो अच्छा लगता है देखने में। सम ऑफ, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट, ये एक्चुअली मैसेज है, बस आप लोग जैसा मैसेज चाहो देना यूज़र को दे सकते हो। जैसे मैंने दिया इंटर फर्स्ट नंबर, आप लोग लिख सकते हो इंटर द वैल्यू ऑफ ए। मैंने दिया इंटर सेकेंड नंबर, आप लोग लिख सकते हो इंटर वैल्यू ऑफ बी। मैंने दिया सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर, आप लोग लिख सकते हो सम ऑफ ए एंड बी। ठीक है, जैसा चाहो वैसा लिख सकते हो। सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू, एंड इज इक्वल टू की जगह इसको इज इक्वल टू के बाद हम लोग क्या चाहते हैं कि अपना वैल्यू आ जाए, जो भी सम हुआ है वो वैल्यू आ जाए, तो परसेंट डी एंड कॉमा डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कंटेनर का नाम लिखे होंगे जिसके अंदर वो वैल्यू स्टोर है, तो सम। एंड फिर हम लोग अपना यहाँ पे सेपरेटर दे देंगे। एंड सेपरेटर ध्यान में रखना है, हर ब्लॉक ऑफ जो स्टेटमेंट है उसमें आप लोगों को सेपरेटर देते चलना है, नहीं तो फिर वो रन ही नहीं करेगा प्रॉपरली। ठीक है, बाकी सारे एडवांस लैंग्वेजेस में रन करते हैं, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट हो गया, जावा हो गया, ये सब में रन करते हैं, लेकिन सी में नहीं होता है। सी में आप लोगों को सेपरेटर, इसीलिए तो सी एक फंडामेंटल लैंग्वेज है। बाकी सारे आप लोग लैंग्वेज सीख जाओगे तो सी में दिक्कत हो सकता है, लेकिन अगर सी सीख लिए तो बाकी लैंग्वेज में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए सब रिकमेंड करते हैं कि आप लोग सी में पढ़ो। तो प्रिंट एफ हम लोग दे दिए एंड परसेंट डी और सम, तो यहाँ पे क्या होगा सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, और उसके बाद हम लोग दे देते हैं रिटर्न जीरो। एंड रिटर्न जीरो क्यों दे रहे हैं इस पर अभी आप लोगों को दिमाग नहीं लगाना, हम लोग आगे जाके देखेंगे। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग रन करा देते हैं कंट्रोल शिफ्ट एंड बैकक्यूट। ठीक है, एक्चुअली ये प्रोग्राम टर्मिनल तो ओपन ही था, मैंने वापस से कर लिया। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंड बैकक्यूट, टर्मिनल अगर ओपन नहीं होगा तो टर्मिनल ओपन कर लेंगे इससे। एंड फिर लिखेंगे GCC और वही प्रोग्राम का नाम प्रोग्राम 10.c। एंड मैंने बताया अपर एरो डाउन एरो से आप लोग अपना कर सकते हो, जैसे मैंने अपर एरो यहाँ पे किया ./a.exe आ गया। इंटर फर्स्ट नंबर हम लोग दे देते हैं 5। इंटर सेकेंड नंबर हम लोग दे देते हैं 3। देख रहे हो कैसे कैसे आ रहा है, जैसे हम लोगों ने कोड को लिखा है सीक्वेंस में उसी तरह से आउटपुट भी आ रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने लिखा था आउटपुट वाला स्टेटमेंट इंटर फर्स्ट नंबर, तो यहाँ पे सबसे पहले आया इंटर फर्स्ट नंबर। फिर हम लोगों ने स्कैनएफ लिखा था वैल्यू लेने के लिए, तो स्कैनएफ से यहाँ पे वैल्यू हम लोगों ने इनपुट करा दिया जो कि है 5। ठीक है, फिर हम लोगों ने लिखा था इंटर सेकेंड नंबर, तो यहाँ पे आ गया इंटर सेकेंड नंबर। फिर हम लोगों को वैल्यू इनपुट कराना था यहाँ पे 3, तो इसके लिए हम लोगों ने लिखा था स्कैनएफ, तो वैल्यू इनपुट हो गया। अब ये प्रोसेसिंग हो जाएगा, प्रोसेसिंग होने के बाद हम लोग को क्या मिल रहा होगा, आउटपुट। तो जैसे ही अब हम लोग इंटर करेंगे 5 + 3 हम लोगों को 8 आंसर में मिल रहा होगा। देखो मैंने गलत जगह इंटर कर दिया, आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को यहाँ पे इंटर करना है। देखो सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर जैसा ही यहाँ लिखा हुआ था वैसा ही है, सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, और परसेंट डी के जगह पे क्या आ गया, सम के अंदर जो वैल्यू था वो आ गया। देखो सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज इक्वल टू 8। तो इस तरह से आप लोग बेटर से बेटर प्रोग्राम बना सकते हो। मैंने बेसिक इतने डिटेल में क्यों बताया, इतना टाइम लेके इतना दिमाग ख़राब करके क्यों बताया, क्योंकि बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग को बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना, सीखा, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर आगे जैसे अभी मैं कोड लिखते जाऊँगा आप लोग देख देख के अंडरस्टैंड करके आप लोग समझ के कोड लिखते जाओगे, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। कंटेनर किस तरह से काम करता है, कंटेनर के अंदर हम लोग वेरिएबल किस तरह से बनाते हैं, वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, कितने स्टेप्स होते हैं, किस तरह से प्रोसेसिंग होता है, एंड उसके अंदर किस किस तरह से जाके स्टोर होता है, किस किस तरह से बाहर हम लोग उसको एक्सेस कर रहे होते हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड डेफिनेटली मैं यहाँ पे एक और चीज़ आप लोगों को यहाँ पे बताऊँगा कमेंट के बारे में। कमेंट आप अपने सहूलियत के लिए लिख सकते हो। जैसे होता है ना, अगर आप लोग कहीं भी कुछ मान लो अगर प्रेजेंटेशन दे रहे हो, जैसे पावर पॉइंट आप लोगों ने बनाया तो पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन देते समय आप लोग नोट्स लिखते हो। नोट्स क्या होता है, नोट्स सिर्फ आपको दिखता है, ऑडियंस को नहीं दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आप नोट्स लिखोगे अपनी सहूलियत के लिए लिखोगे। एंड अगर सिंगल लाइन में आप लोगों को लिखना है नोट्स, तो हम लोग यहाँ पे बैक ये जो फॉरवर्ड स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश को 2 बार क्लिक करेंगे तो कमेंट ओपन हो जाएगा। कमेंट के अंदर हम लोग अपना डेफिनेटली नोट्स लिख सकते हैं। नोट्स मतलब वो मतलब एग्जीक्यूशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका, वो एग्जीक्यूशन में शो नहीं हो रहा होगा ना, तो प्रोग्राम को इफेक्ट करेगा। ठीक है, वो एज अ नोट्स पढ़ा रहेगा। आप लोगों को प्रोग्राम में कुछ नोट्स लिखना है कि हाँ ये कोड इस चीज़ के लिए बना है, तो आप लोग लिख सकते हो। डेफिनेटली मैं बार बार बोल रहा हूँ, एग्जीक्यूशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं गिवन कोड इज़ फॉर डिक्लेरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे डिक्लेरेशन, क्योंकि सबसे पहला जो लाइन था इंट a, b ये डिक्लेरेशन के लिए था, तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना कमेंट लिख लिया। एंड डेफिनेटली ये नोट्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप लोगों को बड़े बड़े जब प्रोग्राम लिख रहे होगे ना आप लोग, तो ये कमेंट काफ़ी बेटर है। तो अभी से आप लोग आदत डाल लो कि हर प्रोग्राम में आप लोग कमेंट लिखोगे। एंड उसके नीचे वाला कोड किस लिए, तो नीचे वाला कोड है इनपुट लेने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं गिवन कोड बिलो। एंड सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग अपनी सहूलियत के लिए, जैसा आप लोगों को समझ में आता है वैसा लिख लो। इनपुट लेने के लिए हम लोग को नीचे का कोड लिखा है, तो वहाँ पे इनपुट लिख लिए।
एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रोसेसिंग करा रहे हैं, तो यहाँ पे कमेंट में लिख लेते हैं प्रोसेसिंग, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करा रहे हैं, आउटपुट करा रहे हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं आउटपुट। तो देखो आप लोगों ने हम लोग टोटल 4 स्टेप में कराया है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था आउटपुट। एंड यहाँ पे कमेंट नहीं लिखा है, तो कमेंट नहीं लिखोगे तो एरर आ जाएगा डेफिनेटली, तो कमेंट लिखना है आप लोगों को। आउटपुट कमेंट का मतलब सिंबल देना है यहाँ पे आप लोगों को, जो कि यहाँ पे बैक स्लैश है, ठीक है। बैक स्लैश नहीं, फॉरवर्ड स्लैश है, 2 फॉरवर्ड स्लैश दे के लिखना है। अगर ये मैं 2 फॉरवर्ड स्लैश नहीं दूँ तो एरर आ रहा होगा, आप लोग देखो, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को फॉरवर्ड स्लैश देना है। तो यहाँ पे कमेंट आ चुका है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे किस तरह से प्रोग्राम रन करेगा। कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा प्रोग्राम पे। वापस से हम लोग अपना कराते हैं प्रोग्राम को रन, ठीक है। तो जैसे होता है हम लोग प्रोग्राम अपना वापस से रन कराते हैं। जैसे पहले वैल्यू डाले तो वैसे ही डाल देते हैं 5 और 4। तो देखो सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 9। तो कमेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कमेंट जैसा था वैसा ही रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। अपनी सहूलियत के लिए आप लोग यहाँ लिख सकते हो। एंड ये तो वह सिंगल लाइन कमेंट, डबल लाइन कमेंट डालना है। जैसे मैं यहाँ पे इंटर करूँ और बाकी कुछ लिखूँ तो ये देखो कमेंट नहीं हो रहा है, इसका डेफिनेटली कोड पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। जब हम लोग रन कराएंगे तो एरर आ रहा होगा। आप लोग देखो यहाँ मैं रन करा के दिखाता हूँ, यहाँ पे डेफिनेटली एरर आ रहा हो, देखो पहले ही एरर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से कमेंट हम लोग नहीं लिख पाएंगे। अगर मान लो आप लोगों को डबल कमेंट, डबल लाइन या मल्टीपल लाइन, बहुत सारे लाइन को एक साथ लिखना है, तब उसको आप लोग कैसे लिखोगे। जैसे मैं मान लो यहाँ पे बहुत सारा लाइन लिखता हूँ यहाँ पे, तो बहुत सारा लाइन लिखने के लिए हम लोग कमेंट किस तरह से लिख रहे होंगे। तो आप लोगों को लिखना है यहाँ पे बैक स्लैश, यहाँ पे स्टार देना है, ठीक है। क्या करना है, बैक स्लैश नहीं, फॉरवर्ड स्लैश एंड फिर एक स्टार देना है। तो आप लोग उसके अंदर मल्टीपल लाइन ऑफ कमेंट लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, वो ले लेगा। मैं एक बार फिर से लिख के दिखाता हूँ, फॉरवर्ड स्लैश एंड फिर स्टार एंड उसके बाद आप लोग कमेंट लिखो, एक लाइन का कमेंट लिखो, फिर दूसरा लाइन लिखो, फिर तीसरा लाइन लिखो। सिर्फ कमेंट ही लिखते रहो, कोड लिखो ही मत, सिर्फ कमेंट ही लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो ये हम लोग इसमें कर सकते हैं आराम से, यहाँ पे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर मल्टीपल लाइन लिखना है तो, एंड अगर आप लोगों को इतना मेहनत नहीं करना है, फॉरवर्ड स्लैश नहीं देना है, स्टार नहीं देना है, तो शॉर्टकट उसके लिए भी है। शॉर्टकट आजकल बहुत चीज़ के लिए है, बस कुछ चीज़ों के लिए नहीं है। यहाँ पे मैं शॉर्टकट लेके दिखा देता हूँ किस लिए हम लोग कैसे शॉर्टकट करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 3 लाइन का कमेंट लिखा है, अब इसको हम लोगों को कमेंट करना है एक साथ। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग तीनों को सिलेक्ट कर लो एक साथ। तीनों को सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को कंट्रोल प्रेस करना है, कंट्रोल के साथ आप लोगों को दाबना है फॉरवर्ड स्लैश। देखो तीनों सिंगल लाइन में ही हुआ है, लेकिन तीनों हो गया। 50 लाइन है, 60 लाइन है, आप लोग इसमें आराम से कर सकते हो, ठीक है। आपको कोड लिखने का मन नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे कमेंट लिख के आप लोग अपना नोट के साथ साथ यहाँ पे नोट भी बना सकते हो, कोड भी लिख सकते हो, बड़ा मज़ा आता है बनाने में। तो आप लोग अपना आराम से बना सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद फाइनली अब हम लोग लास्ट में आ गए हैं। 5 मिनट का और काम है, मैंने पहले भी 5 मिनट ही बोला था, फिर भी अभी 5 मिनट का काम है, देख लेते। तो आप लोगों को समझ में आ गया वो प्रोग्राम किस तरह से रन हुआ। पहले हम लोगों ने डिक्लेयर किया, उसके अंदर इनपुट आया, इनपुट कुछ आ गया। जैसे यहाँ पे मेरा पेन क्या हो गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा वाइट पे वाइट दिखता नहीं है ना, मैं यहाँ रेड ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ इसके अंदर इनपुट हो गया 10 एंड फिर इसके अंदर इनपुट हो गया मान लो 20। डिक्लेयर किया, इनपुट किया, इनपुट के बाद यहाँ पे इनपुट आ गया, स्टोर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन किया, फिर इंटर यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे स्टोर हो गया। आके स्टोर होने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने सम डाला, सम में प्रोसेसिंग हो गया, एंड प्रोसेसिंग होने के बाद सम वाले कंटेनर में जाके स्टोर हो गया, देख लो। एंड सम वाले कंटेनर में जाके स्टोर होने के बाद हम लोगों ने प्रिंट करा दिया। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ लास्ट एक टॉपिक बचा है जो कि स्टेप सीक्वेंस, एंड ये आप लोग ढूंढते रह जाओगे, ये आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा स्टेप सीक्वेंस के नाम से। बता देते हैं सब बैक स्लैश एन है, इसलिए यूज़ करते हैं, बैक स्लैश टी है। मैंने यहाँ पे गूगल पे सर्च किया व्हाट इज़ बैक स्लैश एन, मैं जो कि सच बता रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता था ये क्या होता है। मैंने गूगल पे सर्च किया व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बैक स्लैश एन, तो वहाँ पे मुझे मिला स्टेप सीक्वेंसेस, जो कि मैंने सुना और मैं थोड़े गहरे सदमे में चला गया था। तो यहाँ पे मिला स्टेप सीक्वेंसेस। हो सकता है आप लोगों को पता हो, अगर आप लोगों ने कहीं पढ़ा हो, तो मुझे नहीं पता था, जो कि मैं सच बता रहा हूँ, मुझे ये पता नहीं था। तो मुझे मिला, तो मुझे लगा आप लोगों को भी बता देना चाहिए। तो इसका हम लोग किस तरह यूज़ करते हैं वो भी एक बार देख लेते। तो छोटा सा है, ज़्यादा कुछ है नहीं। ये 4 जो स्टेप सीक्वेंस है उसको हम लोगों को यूज़ करना है। तो इसमें पक्का 5 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। 5 मिनट से ज़्यादा लगा आप लोग वीडियो छोड़ के चले जाना। तो यहाँ पे 1 2 3 4 और ये हम लोग लिख के देख लेते हैं स्टेप सीक्वेंस का क्यों यूज़ करते हैं। अब डेफिनेशन में यहाँ नहीं पढ़ रहा हूँ, डेफिनेशन आप लोग पढ़ लेना, इतनी इंग्लिश सबकी अच्छी होती है कि आप लोग पढ़ के समझ जाओ। जो इंपॉर्टेंट समझाना तो वो मैंने समझा दिया है। इसका हम लोग यूज़ करके देखते हैं क्या यूज़ है हम लोगों का, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं वापस से VS कोड पे। यहाँ पे हम लोगों ने जो कोड लिखा था उसमें हम लोग कुछ छेड़खानी करते हैं, एंड हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे कुछ और छेड़खानी करके देखते हैं। या छेड़खानी क्या है, यहाँ पे ये जो कोड है हम लोगों का, इसी में दोबारा से हम लोग रन कराते हैं। एंड आप लोग आउटपुट ऑब्जर्व करना, ठीक है। क्या करना, आउटपुट ऑब्जर्व करना। वापस से हम लोग यहाँ पे रन कराते हैं,
तो हम लोगों ने देखो यहाँ रन करा लिया 5 एंड 6 एंड देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ सब लगातार लाइन में सटे सटे लाइन में आ जा रहे हैं, ठीक है। एक लाइन हुआ, फिर दूसरा लाइन उसके जस्ट नीचे आ गया, तीसरा लाइन उसके जस्ट नीचे आ गया। मान लो आपको एक लाइन इसके बाद और देना है, एक लाइन और गैप देना है, तो कैसे देंगे? तो आप लोगों को डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है \n एंड \n का मतलब ही होता है नेक्स्ट लाइन। इससे क्या होगा, बाकी का जितना कोड होगा वो आप लोगों का नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाएगा, और अगर पहले से नेक्स्ट लाइन में है तो एक लाइन एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग फिर से प्रोग्राम रन कराते हैं और देखना नेक्स्ट लाइन में आ रहा होगा डेफिनेटली, और नहीं आ रहा होगा तो फिर से करेंगे। इंटर फर्स्ट नंबर 5 इंटर सेकेंड नंबर 6, ठीक है। देखो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आ रहा था, इंटर फर्स्ट नंबर जैसे ही किया तो इनपुट यहाँ पे पहले हम लोग कर रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ, इनपुट हम लोग यहाँ पे किए, ठीक है। इससे समझ में नहीं आया तो हम लोग अच्छे से और यहाँ पे एक कोड लिखते हैं, डेफिनेटली अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम लोग यहाँ लिखते हैं printf एंड यहाँ पे हम लोग लिखते हैं व्हाट इज़ दिस, फिर उसके बाद हम लोग और यहाँ पे लिखते हैं कंट्रोल शिफ्ट एंड दिस, बहुत सारा लिख लिए व्हाट इज़ दिस एंड डेफिनेटली यहाँ रिटर्न के बाद लिखना होता है। रिटर्न में यहाँ से क्या कर देता हूँ, कमेंट ही कर देता हूँ, ठीक है। रिटर्न में यहाँ पे कमेंट ही कर देता हूँ एंड फिर अब हम लोग यहाँ प्रोग्राम को रन करें एंड सेपरेटर मैंने किसी में नहीं दिया, आप लोगों को सब में सेपरेटर देना है डेफिनेटली, सेपरेटर। तो अब आप लोग देखना यहाँ पे होगा क्या, आप लोग ध्यान से ऑब्जर्व करना, यहाँ पर मैं सारी चीज़ें एक साथ बता दूँगा, ठीक है। कुछ तो गड़बड़ हो गया, हम लोगों ने क्या किया, printf शायद गलती लिख दिया, printf व्हाट इज़ दिस स्टेटमेंट ऐड इंट ऑफ इनपुट, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। हम लोग एक बार प्रोग्राम देख लेते हैं क्या गड़बड़ हुआ है। अच्छा, हम लोगों ने ये खा लिया, देखो ये जो करली ब्रेसेस ओपन किया था, करली ब्रेसेस यहाँ पे बंद भी था और वो बंद करली ब्रेसेस को हमने खा लिया, बहुत भूख लगी थी हमने खा लिया। तो यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को करली ब्रेसेस डेफिनेटली देना है, और ये करली ब्रेसेस पता नहीं मेरा बटन काम ही नहीं कर रहा है, मैं एक बार कंट्रोल Z कर लेता हूँ, कंट्रोल Z करके मैं प्रोग्राम पहले जैसा कर लेता हूँ, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे बटन में डेफिनेटली। तो ये हम लोग का प्रोग्राम था एंड इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ, अदरवाइज़ एरर आ जाएगा, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे कमेंट कर लिया एंड अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से रन करता है। मैं इस बार करली ब्रेसेस को नहीं खाऊंगा, करली ब्रेसेस बिना खाए यहाँ पे अपना स्टेटमेंट लिख रहा हूँगा एंड इसके बाद ही लिखते हैं, सम के बाद ही लिखते हैं आराम से, उसमें हम लोग प्रोग्राम में छेड़खानी नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ लिखते हैं printf हेलो, ठीक है, और समथिंग यहाँ पे कुछ लिख देते हैं और इसी में हम लोग सेपरेटर भी लगा देते हैं और इसको हम लोग बार बार रिपीट कर लेते हैं। एंड रिपीट करने के लिए चलो मैं इस प्रोग्राम में एक और शॉर्टकट बता देता हूँ, बहुत सारी चीज़ सीख जाओगे आप लोग। Alt Shift एंड डाउन आप लोगों को दाबना है, Alt Shift एंड डाउन, देखो ये कॉपी पेस्ट नीचे होता जाएगा, Alt Shift और डाउन एरो, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा है, मैं तो बहुत यूज़ करता हूँ इसका, काफ़ी काम आता है। GCC program 10.c एंड फिर से रन कराते हैं, देखना यहाँ पे होगा क्या, फर्स्ट नंबर 5 सेकेंड नंबर 6, तो इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे देखो ये जो आया है तो फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर का सम तो आ गया 11, ठीक है, लेकिन उसके बाद सेम लाइन में ही सारे कोड एग्जीक्यूट हो गए, ठीक है। कोड ये सारे कोड ही हैं लेकिन सेम लाइन में एग्जीक्यूट हो गए। तो अब अगर हम लोगों को सेम लाइन में नहीं चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग दे देंगे \n ताकि बाकी का जो कोड है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए, ठीक है। और मैं बीच बीच में और दे के दिखा देता हूँ, यहाँ पे हम लोग दे देते हैं \n। तो जहाँ जहाँ पे हम लोगों ने \n दिया है ना, जहाँ जहाँ पे भी हम लोगों ने \n दिया है उसके बाद जो कोड है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। फिर से रन करते हैं, आप लोग देखो जहाँ जहाँ पे हम लोगों ने \, दिया उसके बाद जो है नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा डेफिनेटली 5 एंड 6, देखो, ठीक है। 11 के बाद हम लोगों ने \n दिया था, नेक्स्ट लाइन में आ गया एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने 2-4 कोड के बाद यहाँ पे \n दिया था, देखो ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। तो समझ रहे हो आप लोग \n का मतलब क्या है, नेक्स्ट लाइन में भेज देता है। एंड यहीं पे हम लोग यहाँ पे \t का भी यूज़ करके देख लेते हैं। \t से क्या होता है, \t से कुछ नहीं, बस थोड़ा स्पेस आ जाता है, ठीक है, 10 टैब का स्पेस आ जाता है इससे बेसिकली। यहाँ पे देखना बस स्पेस आ जाएगा, ध्यान से ऑब्जर्व करना, यहाँ देखो कुछ स्पेस आ गया ना। इसके बाद हम लोगों ने \t दिया था तो यहाँ पे कुछ स्पेस आ गया, तो स्पेस के लिए यूज़ करते हैं। और एक था हम लोगों का \, एंड क्वेश्चन मार्क, \, और क्वेश्चन मार्क तो खैर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन मार्क लिखोगे एंड क्वेश्चन मार्क वहाँ पे आके आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो \, क्वेश्चन मार्क का एज सच कोई यूज़ नहीं करते हैं। जो इंपॉर्टेंट है \, और ये इन्वर्टेड कॉमा, और इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग इन्वर्टेड कॉमा लिखते हो ना, इन्वर्टेड कॉमा प्रिंट नहीं होता है। देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा जैसे हम लोग यहाँ पे लिखे तो देखो कोड में एरर आ गया, थोड़ा सा आ गया ना। तो यहाँ पे हम लोग क्योंकि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही तो हम लोग कोड लिख रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे एक और डबल इन्वर्टेड कॉमा डालेंगे तो कोड में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा अगर मान लो आप लोगों को लिखना होगा, ठीक है, मैसेज में आप लोगों को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो हम लोग \n के साथ डबल इन्वर्टेड कॉमा लिख लेंगे एंड कोई एरर नहीं आएगा। देख लो आप लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा
बस लास्ट इसके बाद हो गया एंड 5 एंड 6, ये तो खैर कुछ नहीं है। कहाँ पे प्रिंट हुआ डबल इन्वर्टेड कॉमा, देखो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा प्रिंट हो गया है, ठीक है। एंड अगर अभी समझ में नहीं आया तो मैं अगले प्रोग्राम में कोशिश करूँगा आप लोगों को स्टेप सीक्वेंस दोबारा से बता दूँ। फिलहाल के लिए हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी बन गई हो, तो आप लोग देखना, ठीक है। एंड आज के लिए इतना ही, हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। एंड बेसिक प्रोग्राम ऑफ सी तो पूरा ही हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आप लोग दोनों प्लेलिस्ट पे बने रहो, सी प्रोग्राम पूरा सीख जाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो अब मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम में एंड अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में और अगले प्रोग्राम में।